अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। सवाल लिखे। टोटल बजटेड एफओएच इनडायरेक्ट लेबर, टोटल बजटेड एफओएच बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट लेबर 80,000, रेंट एंड रेट्स 70,000, पावर 120,000, डेप्रिसिएशन 100,000, अदर ओवरहेड्स 50,000, बल्कि अदर ओवरहेड नहीं, इसको कर लें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है एसेट्स की, और जितना महंगा एसेट उसकी उतनी ज्यादा इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस वाले ना वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस करते हैं। चलें ओवरहेड जाइए, अदर डाटा लिखें। अदर डाटा बताऊंगा इन 3 कॉलम्स का। तो नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, $650,000, 300,000 और 50,000, 6.5 लाख, 3 लाख और 50,000। स्पेस यूटिलाइज्ड, ये फ्लोर एरिया ही होता है। स्पेस यूटिलाइज्ड यानी किस डिपार्टमेंट ने कितनी जगह घेरी हुई है, तो फ्लोर एरिया होता है। तो स्पेस यूटिलाइज्ड है 50%, 40%, 10%। 50%, 40%, 10%। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स 4,500 और 5,500, 4,500, 5,500। डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स 5,500 और 2,500, 5,500 और 2,500। चलें, अब है प्रोडक्ट वाइज डाटा। ये अदर इंफॉर्मेशन थी, अब प्रोडक्ट वाइज डाटा बता रहा हूं। ए और बी के कॉलम में बताऊंगा। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए बता रहा हूं। अब प्रोडक्शन 1,500 यूनिट्स और 1,000 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स और 1,000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इन PD1, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इन PD1, ए के 3 और बी के 1। यानी डायरेक्ट लेबर आवर प्रोडक्ट ए PD1 में 3 घंटे लेता है 1 यूनिट, और प्रोडक्ट बी 1 घंटा। और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इन PD2, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इन PD2 ये 1 1 है। यानी प्रोडक्ट ए भी और प्रोडक्ट बी भी 1 1 घंटा लेता है PD2 में। अच्छा, मैं यही बात लिखी तो है, वैसे बता रहा हूं कि प्रोडक्ट ए PD1 में 3 घंटे और PD2 में 1 घंटा लेके कंप्लीट हो जाता है, और प्रोडक्ट बी दोनों में 1 घंटा 1 घंटा यूज होकर पूरा होता है। रेशियो ऑफ एलोकेशन या अपोर्शनमेंट कह लें। PD1 ए और बी में 40%, 60%, यानी PD1 के खर्चे
ए और बी में 40% और 60% बांटने हैं, और PD2 के खर्चे 70% और 30%। जब हम पीडीज वाइज ओवरहेड्स बांट लेंगे तो PD1 के खर्चों को ए और बी में तोड़ना है और PD2 के खर्चों को भी ए और बी में तोड़ना है। तो ये जो मैंने नंबर 2 लिखा था। और लास्ट बात ये लिख लें, अब ये प्रोडक्ट वाइज खत्म, लास्ट बात सिर्फ ये लिख लें कि सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट ऑफ एसडी, सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट ऑफ एसडी इज बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। एसडी को जब पीडीज में बांटना है तो वो मशीन आवर्स की बेस पे बांटना है। मुझसे रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट वाइज OAR पर यूनिट, प्रोडक्ट वाइज OAR पर यूनिट। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि वो जो मैंने नंबर 2 लिखा था वो वाला सवाल है? जो पीडी को प्रोडक्ट्स में बांटने का कहा है ना वो, तो पहले हमें यह सवाल पीडीज तक लाना पड़ेगा। हाँ जी, क्या क्या खर्चे हैं? इनडायरेक्ट लेबर कितना है टोटल है? अवेलेबल में से क्या बेस्ट है, किस रेशो में बांटे? अच्छा, अभी डिपार्टमेंट वाइज सवाल सॉल्व होगा, उसके बाद पीडी को प्रोडक्ट वाइज लाएंगे। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फर्क ये पड़ेगा कि पहले डिपार्टमेंट वाइज टेबल जैसे बनता है वो बनेगा, फिर प्रोडक्ट वाइज बनेगा, तो 2 टेबल बन रहे होंगे। किस रेशो में? इनडायरेक्ट किसको सपोर्ट करता है? इनडायरेक्ट लेबर किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? इनडायरेक्ट लेबर छोटा जो है वो किसको हेल्प कर रहा है? बड़े को ना, लेबर को हेल्प कर रहा है। तो इनडायरेक्ट लेबर के लिए अवेलेबल में से बेस्ट हो गया डायरेक्ट लेबर आवर्स। देखिए, इनडायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट कर रहा है ना, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स। मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स में से बेहतर इनडायरेक्ट लेबर। मशीनों को सपोर्ट कर रहा है कि डायरेक्ट लेबर को सपोर्ट कर रहा है? तो इसलिए ज्यादा बेहतर डायरेक्ट लेबर आवर है। कितना डायरेक्ट लेबर आवर की रेशो में बांटे? 5500 और 2500 था शायद, बोला मैंने जी। 55,000 और 25,000। अगला खर्चा रेंट एंड रेट्स, किस रेशो में? स्पेस यूटिलाइज्ड, फ्लोर एरिया, वही एक ही बात है। रेंट टोटल 70,000। और क्या है? पावर, पावर को किस में बांटे? मशीन आवर्स में 120,000 जी। 54,000, 66,000। और क्या है? डेप्रिसिएशन है एसेट्स की, किस रेशो में? नेट बुक वैल्यू, टोटल कितनी? 1,00,000 जी। नहीं, 3,00,000 था ये 3,00,000 है। 5,000। और क्या है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होती है एसेट्स की, और जितना महंगा एसेट उतनी ज्यादा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या है, मतलब इसमें एक्सपेंस वाली क्या बात है? जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी महंगे एसेट्स के ज्यादा पैसे लेती है, तो इंश्योरेंस नेट बुक वैल्यू की रेशो में बनता है। अच्छा, और अगर कहा होता ये बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का खर्चा फ्लोर एरिया पे होता है, क्योंकि बिल्डिंग का डिपार्टमेंट्स के साथ क्या ताल्लुक है? फ्लोर एरिया ही है ना, तो बिल्डिंग का खर्चा फ्लोर एरिया पे होता है। ये मैंने इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग नहीं कहा, बस इंश्योरेंस का है, तो एसेट्स की इंश्योरेंस होती है, तो एसेट्स की वैल्यू के साथ। लेकिन अगर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग का हर खर्चा फ्लोर एरिया पे ही बनता है। अच्छा, ये रट्टे वाली नहीं है चीजें, ये प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, उसके बाद अगर आप ये प्रैक्टिस कर करके कुछ समरी बना लें, याद कर लें, तो ठीक है, मैंने वैसे एक समरी बनाई भी हुई है बुक में, लेकिन प्रेफरेंस ये है कि उस सवाल के कॉन्सेप्चुअली चलें जी। है 50, तो नेट बुक वैल्यू पे बांट लें तो 32,500, 15,000, 2,500, और बस। तो प्राइमरी अपॉर्चनमेंट का जवाब आ गया 7.5 और 14,500। इधर 164, इधर 241,500। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के लिए एसडी को बांटना है मशीन आवर्स पे।
एस डी है 14500, मशीन आर्ट्स पे बांटते हैं। सिक्स फाइव टू फाइव, सिक्स फोर टू फाइव, 7975, 6525 है, ये ठीक है। 248025 1। ये हो गए सारे ओवरहेड्स पीडीज में। लेकिन अब हमने इनको प्रोडक्ट वाइज लाना है, तो ये टेबल यहीं खत्म। अब हमने इनको प्रोडक्ट वाइज लाना है, तो उसके लिए एक और टेबल, जैसे डिपार्टमेंट की हेडिंग होती थी, अब वो प्रोडक्ट की हेडिंग हो गई। क्या फिर से इन सारे ओवरहेड्स को अब एबी में बांटना है? नहीं, अब क्या करना है, पीडी वन और पीडी टू को लेकर चलना है। तो पीडी वन को 4060, और टोटल कितना है जिसको बांटना है, 248025, तो 4060 में बांटे, 99210, और पीडी टू को 7030 में। अच्छा, पहले जो मैं यहाँ मिसाल बता रहा था, मैंने वहां भी इत्तेफाक से 40 60 70 30 लिखा था, तो वो कोई रूल नहीं है। 1 120 383। जी, 51592। तो वो जो पीडीज के खर्चे थे, अब वो प्रोडक्ट वाइज हो गए। 219593 200। अब हमारे पास प्रोडक्ट का अलग अलग न्यूमिरेटर आ गया। ओ ए आर पर यूनिट निकालना है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 1500, 1000। तो ओ ए आर पर यूनिट बन गया 200 146 ये होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये ओएआर की कैलकुलेशन बस बहुत है। अब मैं ईयर एंड पे आने लगा हूं। इन दोनों टेबल्स का फर्क ध्यान से देख लें। पहले ओवरहेड्स को पीडीज में बांटा है, फिर पीडीज को लेके प्रोडक्ट वाइज बांटा है, दो अलग अलग टेबल। अच्छा, क्या ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में भी बांट सकते थे? वो ये चैप्टर नहीं है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, वो अलग चैप्टर है। इसमें डिपार्टमेंट से बंट के ही फिर प्रोडक्ट में आएगा। तो इस चैप्टर को, इस काम को ना डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें खर्चे बंटते ही डिपार्टमेंट वाइज है।
जानू इस चैप्टर के ना मैंने दो हिस्से बांटे थे। एक हम पढ़ रहे थे साल के शुरू की कैलकुलेशंस, बस वो हो गया, बहुत है। अब आते हैं साल की एंड की कैलकुलेशंस पे। साल एंड हो गया, एक्चुअल डाटा आ गया। OAR साल के शुरू में ही कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन अब साल एंड हो गया, अब OAR की कैलकुलेशन नहीं है, वो तो साल के शुरू में कैलकुलेट किया था, अब एक्चुअल डाटा है। अब चूंकि असल डाटा आ चुका हुआ है, टोटल एफओएच कितने हुए, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, टोटल कितने आवर्स काम हुआ, तो अब ना मैनेजमेंट ये तीन चीजें कैलकुलेट कर रही होती है। और आपको तीनों भी कैलकुलेट कराई जा सकती है, कोई एक भी कैलकुलेट कराई जा सकती है। एक चीज होती है एक्चुअल एफओएच पर यूनिट पर कुछ, फॉर एग्जांपल यूनिट आर। इवन के जरूरी भी नहीं कि पर, हो सकता है आपसे एक्चुअल टोटल डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स निकालने को कह दिया जाए, यानी बस कहें कि ओवरहेड्स बांट के दिखा दें डिपार्टमेंट वाइज, कुछ भी, लेकिन एक्चुअल। अब साल के एंड पे एक्चुअल डाटा आ गया, तो एक्चुअली कितने खर्चे हुए, प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज या पर यूनिट या पर आर, कुछ भी शक्ल हो सकती है। एक ये चीज कैलकुलेट होती है। फिर इसके अलावा एक चीज कैलकुलेट होती है जो मैं अभी आपको सिर्फ फार्मूला बता रहा हूं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लेकिन ये अगले चैप्टर्स में मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा, तो जब अगले चैप्टर्स आएंगे ना तब इसको ज्यादा तफसील से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बताऊंगा, और इसका फार्मूला फिलहाल बस काफी है। अप्लाइड एफओएच, मैंने एक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन चैप्टर बताना है, उसमें ये समझाऊंगा, वेरिएंस पढ़ाना है, उसमें ज्यादा कंप्लीट तफसील के साथ उसमें समझाऊंगा, अभी सिर्फ फार्मूले की हद तक और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हल्का फुल्का सा बता रहा हूं। अप्लाइड एफओएच निकलता है OAR इनटू एक्चुअल बेस, यानी OAR पर लेबर आर है तो इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स, OAR पर यूनिट है इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, OAR परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है इनटू एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो इसको अप्लाइड एफओएच कहते हैं। अप्लाइड एफओएच का सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इतना मतलब समझ लें कि हमने जो साल के शुरू में सोचा था कि एक यूनिट बने तो कितने ओवरहेड्स होंगे, तो जितने यूनिट्स एक्चुअली बन गए उनके लिए इस अंदाजे के मुताबिक कितना खर्चा होना चाहिए था। दोबारा, अगर हमने सोचा था कि एक लेबर आर काम होगा तो इतने ओवरहेड्स होंगे, जितने लेबर आर्स हुए इसके मुताबिक कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, इनको अप्लाइड कहते हैं। यानी जो असल में क्वांटिटेटिव काम हुआ, OAR अंदाजे के मुताबिक कितने ओवरहेड्स उतने काम के लिए होने चाहिए थे। इस पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और वेरिएंस में दोबारा करूंगा बात। और इन दोनों, यानी कितना खर्चा एक्चुअली हुआ, कितना खर्चा इस काम के लिए होना चाहिए था, दोनों सेम होंगे, तो जो दोनों में फर्क होगा उसको अंडर या ओवर अप्लाइड कहते हैं। हमने शुरू में OAR अंदाजा लगाया था कि अगर OAR ₹40 पर यूनिट था तो इसकी इंटरप्रिटेशन दी थी कि अगर एक यूनिट बना तो ₹40 ओवरहेड्स होंगे। एक्चुअली 10,000 यूनिट्स बन गए, 40 इंटू 10,000, 4 लाख ओवरहेड्स होने चाहिए थे। एक्चुअली कितने हुए?
अच्छा, ये ऑनलाइन में ना, ये रिकॉर्ड ग्रुप में काफी अरसे तक ये चीज आपको हॉन्ट करती रहेगी, बार बार मैसेजेस चलते रहेंगे, तो कोई अल्लाह का बंदा याद करा दिया करना कि लेक्चर 28 में सर ने बात की थी। प्लस माइनस में मत उलझना। किसी सवाल में ब्रैकेट किसी चीज पे लगाया होगा, किसी में किसी चीज पे लगाया होगा। सवाल में या सॉल्यूशन में ब्रैकेट बस बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया होता है। आप ब्रैकेट के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ ये याद रख लें कि इन दोनों का डिफरेंस अंडर ओवर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड की सूरत में होगा जब इनमें से कौन सा कम होगा? अंडर अप्लाइड। अप्लाइड कम होगा तो वो आंसर अंडर अप्लाइड है। अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा होगा तो ओवर अप्लाइड है। तो प्लस माइनस का मसला नहीं है, बस नाम से याद रखें। फार्मूला बेशक मैं आपको लिख देता हूं, अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच, लेकिन इसका आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? सर ने तो कहा था माइनस में आएगा तो ये होगा, प्लस में आएगा तो ये होगा। मैं वैसे ही ब्रैकेट लगा जरूर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी इस वक्त जिस शक्ल में फार्मूला लिखा है, अगर ये कम हुए, ये ज्यादा हुए, तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, ये ज्यादा हुए तो पॉजिटिव में आ जाएगा। मैंने अभी जिस शक्ल में लिखा हुआ है उसके मुताबिक ब्रैकेट लगाएं, अदरवाइज ये नहीं इस पे मरने वाले हो जाना कि ब्रैकेट सर ने इधर लगाए थे, सवाल में इधर ब्रैकेट क्यों लगे हुए थे। वो सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है, ब्रैकेट का चक्कर नहीं है। अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है तो डिफरेंस ओवर अप्लाइड है, अप्लाइड कम है तो डिफरेंस अंडर अप्लाइड है। तो साल के एंड पे ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, और ये तो एक एक फार्मूला है, जस्ट वन लाइन फार्मूला। इसके लिए वही सारी मेहनत है जो पिछली 5 क्लासों से पढ़ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ क्या है कि वहां बजटेड डाटा होता था, यहां एक्चुअल डाटा। तो इसके लिए सेम सारी मेहनत जो पहले करे थे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट, सब कुछ वही है। वन वे सपोर्ट, टू वे सपोर्ट, इस काम के लिए सेम मेहनत है जो अब तक इस चैप्टर में पड़ी है। बस अब फर्क ये होगा कि एक्चुअल डाटा यूज हो रहा होगा, वरना काम सब वैसा ही होगा। उसी तरह से मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, उसी तरह से सेकेंडरी अप्रोचमेंट, सब कुछ वैसा ही है। बस डाटा बजटेड था तो इसको ओएआर कहा था। अब बजटेड डाटा की बजाय एक्चुअल है तो ओएआर नहीं कह रहे, बस एक्चुअल एफओएच पर यूनिट या पर आर कह रहे हैं। मेहनत इसके लिए वही है जो अब तक पढ़ रहे थे। नोटेड। इस चैप्टर की पढ़ाने वाली चीजें हो गई खत्म, अब है प्रैक्टिस। अभी 1 2 3, चलें 1 साल तो भी करते हैं ना, और फिर आपकी हालत पर डिपेंड करता है। अगर मंडे को आपने इसका होमवर्क, मंडे को दूंगा होमवर्क, अभी नहीं, अगर आसान लगा तो बस फिर 1 2 क्लासें होमवर्क चलाऊंगा, चैप्टर अगला शुरू कर लूंगा। तो अभी कर लेते हैं, बल्कि 2 सवाल हो जाएंगे यार आराम से, 2। आज चलें, एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर दें। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो पप्पे पास है ना, आप कर दें। एक सवाल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल आप कर दें, और फिर एक मुनासिब सा सवाल मैं बोर्ड पे कर देता हूँ। 5 मिनट में कर लेंगे आप, बल्कि मैंने 5 मिनट भी ज्यादा सवाल मैं अभी बोल ही रहा हूँ और आपने कर लेना है। अच्छा चलें यार, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। एक सवाल कर लेते हैं, स्प्रिंग 16 का सवाल होगा। मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 6, ओमेगा इंडस्ट्रीज। ओमेगा इंडस्ट्रीज ये करते हैं। ओमेगा इंडस्ट्रीज मेरी बुक में क्वेश्चन 6 पढ़ ले, मैं करता हूँ। एंट्रीज मैंने आपको चूंकि पढ़ाई नहीं, वो चैप्टर एक डबल एंट्रीज वाला आना है, उसमें पढ़ाऊंगा। तो किस चीज की एंट्रीज मांगी है पार्ट बी में? अप्लाइड की, और तो कैलकुलेट करेंगे तो एंट्री करेंगे ना, तो बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंट्रीज आगे चैप्टर आएगा वहां पढ़ाऊंगा। तो सवाल पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे।
हाँ जी। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल एवरेज अल्फा बीटा के। अगर सवाल में कहा होता कि अल्फा बीटा का OAR निकाल दें तो बजटेड डाटा को अल्फा बीटा में बांट दें। अब चूंकि एक्चुअल डाटा है तो वो कह रहा है जी एक्चुअल ओवरहेड को अल्फा बीटा में बांट दें। बांटना वैसे ही है कि पहले डिपार्टमेंट्स वाला टेबल, क्योंकि सवाल में डिपार्टमेंट्स है ना, पहले डिपार्टमेंट्स वाला टेबल, जब ओवरहेड्स बढ़ के पीडीज में आ जाएंगे फिर प्रोडक्ट वाला टेबल। तो मेहनत वही है, तरीका बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले सवालों के अंदर हमें बजटेड डाटा बताया होता था, अब हमें एक्चुअल डाटा बताया, तो काम वही हो रहा होगा। तो प्रोडक्ट वाइज अल्फा और बीटा में ओवरहेड्स बांटने हैं तो इसमें पहले टेबल बनेगा पीडीज एसडीज वाला, फिर वहां से डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट वाला। तो स्प्रिंग 16 पार्ट ए, पहले हमें वो डिपार्टमेंट वाला टेबल ही बनाना पड़ेगा। बेसिस, टोटल, क्या क्या है, फैब्रिकेशन, फिनिशिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक, रुपीज मिलियन थाउजेंड। सबसे पहले ओवरहेड, इनडायरेक्ट लेबर, किस रेशियो में बांटना है, गिवन है। फैब्रिकेशन 1500, फिनिशिंग, QC, लॉजिस्टिक, फैक्ट्री रेंट, फ्लोर एरिया, टोटल कितना है, फ्लोर एरिया में बांटे। पावर, अगर इस सवाल में मशीन आवर्स भी दिए होते तो हम मशीन आवर्स क्यों लेते थे पावर के लिए, जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी उतनी पावर इस्तेमाल होगी, लेकिन जरूरी है कि हर मशीन बराबर बिजली लेती हो। तो मशीन आवर्स ठीक है, अच्छी बेस थी, लेकिन अब असल में बता दिया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पावर इस्तेमाल हुई, यानी पावर का यूनिट बता दिया किलोवाट आवर्स। तो जब एक्चुअल पावर कंजम्पशन ही बता दी तो अब नहीं है मशीन आवर्स का काम। तो जो बच्चे ये रट्टा लगा के रखेंगे कि पावर को हमेशा मशीन आवर्स में बांट रहे हैं तो वो यहां गलत हो जाएगा। किलोवाट आवर्स पावर की कंजम्पशन ही बताई हुई है। जैसे मैं वो स्प्रिंग 22 में बता रहा था कि मशीन आवर्स हम जरूर फ्यूल के लिए ले लेते, लेकिन अगर फ्यूल कंजम्पशन ही बता देते तो पे फ्यूल कंजम्पशन लेते। तो अब आपको ना मशीन आवर्स की मोहताजी नहीं है, क्योंकि पावर कंजम्पशन ही बता दी है। किलोवाट आवर्स ये पावर ही यूनिट होता है, तो पावर को हम किलोवाट आवर्स में बांटेंगे। टोटल 480, 48, प्लांट की डेप्रिसिएशन, प्लांट की कॉस्ट में कितनी टोटल, हम्म 9, और बस। तो ये हो गई प्राइमरी अपोर्शनमेंट। 1572, 7900, मेरा निकाल, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1100, हाँ जी, 11। और सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के लिए एसडीज को कैसे बांटना है, परसेंटेजेस दी हुई है, वन वे टू वे, वन वे है। तो पहले किसको बांटें, लॉजिस्टिक को, 60, 35, 5। लॉजिस्टिक को खाली करेंगे तो 1572 यहां से खाली, 5, 550। और फिर बांटेंगे क्वालिटी कंट्रोल को 40, 60, और यहां से निकलेगा 1, 2, 7। क्या किधर लिखूं, क्या करूं, 4,
डिपार्टमेंट वाइज बंट गए, सिक्स फोर डबल सिक्स, डबल थ्री फोर, और प्रोडक्ट वाइज बांटना है, पर यूनिट नहीं, बस कहा है एक्चुअल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांटना है। तो अब दूसरा टेबल जिसमें हम इस दो फिगर्स को बांटेंगे अल्फा और बीटा में। फैब्रिकेशन को और फिनिशिंग को, यानी 9334 को और 6466 को। फैब्रिकेशन को कितना बांटना है? देखें, अब जब हमने बांटना है ना डिपार्टमेंट्स को प्रोडक्ट्स में, तो सवाल में कोई ना कोई रास्ता होगा जो डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान लिंक होगा। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, इसमें आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या कॉमन लिंक है, क्या ऐसी चीज है जो दोनों को जोड़ रही है। आर्स वर्कड, अब देखिए आपको आर्स वर्कड में प्रोडक्ट और अल्फा का कॉमन पॉइंट ये बता दिया कि अल्फा के लिए जितने घंटे काम हुआ PD1 और PD2 70% और बल्कि नहीं, सही नहीं बोलता मैं, फैब्रिकेशन में जितना काम हुआ उनमें से 70% काम अल्फा के लिए, 30% बीटा के लिए। तो पीडीज और प्रोडक्ट्स का रिलेशन इससे मिल गया ना, तो इसकी बेस पे बांटेंगे। आपको ओवरहेड्स बांटने के लिए इनका नेचर अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से बेस लेनी पड़ती है, लेकिन एसडी को बांटने के लिए दी होती है इंफॉर्मेशन। इसी तरह प्रोडक्ट और पीडीज, इनका आपस में कोई ना कोई लिंक सवाल से ढूंढ के बांटना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता कि मशीन आर्ट्स की रेशो में बांटेंगे, लेबर आवर में बांटेंगे। इसमें सवाल में जो इनका कॉमन लिंक दिया होगा उसी की बेस पे बांटेंगे। अब सवाल में एक ही कॉमन लिंक है कि पीडीज में जितना काम हो रहा था फैब्रिकेशन में 70% टाइम अल्फा बनाने पे और 30% टाइम बीटा बनाने पे लगा, और फिनिशिंग में जितना काम हो रहा था 60% टाइम अल्फा और 40% बीटा बनाने में लगा। तो फैब्रिकेशन को कितना बांटना है? 70-30, और अच्छा फिर 70-30 60-40 इत्तेफाक से है। फिनिशिंग 3-2, 2-8, 3-8। तो पार्ट ए में कहा था कि एक्चुअल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांट दें। ये बन गया 10414, और ये बन गया 4 नहीं 5388, 1212। ये पार्ट ए था। अगर OAR पर यूनिट निकालना होता तो यही मेहनत होती, बस डाटा बजटेड होता। अब डाटा एक्चुअल था, इसलिए उन्होंने कहा है कि एक्चुअल ओवरहेड्स बांट दें प्रोडक्ट वाइज। और पार्ट बी फार्मूले लगाने हैं। पार्ट बी में मांगी तो एंट्रीज हैं, लेकिन मैंने एंट्रीज नहीं पढ़ाई आपको, तो अप्लाइड और अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट कर देते हैं प्रोडक्ट वाइज। अप्लाइड का फार्मूला OAR जिस शक्ल का है, OAR क्या है? रुपीज पर यूनिट। तो अप्लाइड के लिए क्या करें? यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का OAR कितना है? लास्ट पैराग्राफ 1300 पर यूनिट, तो ए कितने बनाए? और बी का OAR कितना है? और बी कितने बनाए? 10,000। OAR का अप्लाई का फार्मूला लगाया मैंने, OAR जिस पे बेस्ड है इनटू एक्चुअल वो वाला। पहले पैराग्राफ में शायद दिया हुआ है OAR, या पता नहीं लास्ट में, पहले में 13 सेकंड पैराग्राफ में 1300 रुपए पर यूनिट, 500 रुपए पर यूनिट। तो मल्टीप्लाई में फिर यूनिट्स प्रोड्यूस से करना पड़ेगा। तो अप्लाइड आ जाएंगे 10400 और 5000। ये आ गए अप्लाइड। और अंडर ओवर अप्लाइड के लिए क्या करें? ये एक्चुअल से इसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो अप्लाइड कम है, अंडर अप्लाइड। अब इसको ब्रैकेट लगना है नहीं लगना है, ब्रैकेट का मसला नहीं है, अप्लाइड कम है तो इसलिए ये अंडर अप्लाइड। असल में एंट्रीज मांगी हुई थी, तो वो आपको एंट्रीज वाले चैप्टर में बताऊंगा। एक चैप्टर पढ़ाना है, उसमें डबल एंट्रीज पढ़ानी है।
अभी तो घंटा भी नहीं हुआ यार। नहीं नहीं नहीं, कितने बजे शुरू किया था मैंने? नहीं 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 नहीं। हाँ तो घंटा भी नहीं हुआ। अभी तो एक सवाल और, अभी तो एक सवाल और हो जाएगा। नहीं देखा ना, खत्म करके जाए चैप्टर खत्म। इसका एक आसान सा वर्जन कर लेते हैं। स्प्रिंग 21 है, पूछा ही है। स्प्रिंग 21 ब्राइट लिमिटेड। पढ़ना भी है। स्प्रिंग 21 ब्राइट लिमिटेड। हाँ जी, इसी का आसान वर्जन नहीं, यही है। हो गया, हो गया, करना है तो कर दे। हो गया, वाकई हो गया। तो ये जो बाकी लोग हैं कर दें इसको तो अच्छी बात है। आप लोग क्योंकि अभी FR2 भी पढ़ेंगे, तो ऐसी किसी की मौत ही ना वाकई हो जाए, तो आप हो गया, मेरी तरफ से हो गया ये सवाल। हाँ एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल सेम है ना यार, बिल्कुल सेम उसी तरह से है, उसी तरह से वन वे सपोर्ट है, बस नाम ही बदले हुए हैं, खर्चे बदले में। इनके लिए तो जिस तरह से पहले इन बेसिस को बांटते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, आसान सा सवाल है। सिर्फ इसमें एक खामोशी ये थी कि जब पीडीज में बांटने के बाद, जब पीडीज में बांट लेंगे और फिर इन दोनों पीडीज को प्रोडक्ट्स में बांटना है, तो यहां तो ये चीज बताई हुई थी। अब ऐसा इसमें कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट्स और पीडीज कुछ तो रिलेशन होगा जिसकी बेस पे बांटे। प्रोडक्ट्स मशीनों के हिसाब से नहीं, प्रोडक्ट के साथ मशीनों का क्या लिंक है? देखें हमने वो चीज लेनी है जिसमें इनका, जैसे पिछले सवाल के अंदर ये आर्स के बारे में कहा हुआ था कि इस डिपार्टमेंट का इतना टाइम अल्फा में, इतना टाइम बीटा में, तो रिलेशन बताया हुआ था। यूनिट्स के अलावा और हल ही नहीं है, यूनिट्स की रेशो में बांटना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन नहीं है, आल्दो के ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन है ही नहीं इंफॉर्मेशन। अगर किसी को लग रहा है मशीन आर्ट्स की रेशो में बांट दें, तो प्रोडक्ट वाइज कहां है मशीन आर्ट्स? प्रोडक्ट के साथ देखिए, आप कोई भी चीज प्रोडक्ट वाइज बांटेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन भी तो ए और बी की होनी चाहिए ना। तो ए और बी की इंफॉर्मेशन है ही सिर्फ यूनिट्स की, और है ही नहीं इंफॉर्मेशन। जिस खर्चे को बांटना है प्रोडक्ट वाइज, तो उसी चीज की रेशो में बांटेंगे ना जो दोनों प्रोडक्ट्स की दी हुई है। तो यूनिट्स के अलावा और दिया ही कुछ नहीं है प्रोडक्ट वाइज, इसलिए ये टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस फिगर्स बदली हुई हैं। और जब इस पीडीज को ए और बी में बांटने लगेंगे, तो यूनिट्स की रेशो में बांटना पड़ेगा, और बाकी ये भी बिल्कुल सेम रिक्वायरमेंट। तो हो गया सवाल। हस्बे तौफीक जो होमवर्क करना चाहे वो कर लेना, जो ना करना चाहे हो गया सवाल। मैं अगली क्लास में ना इसका एक सवाल और प्रैक्टिस करा दूंगा और एक होमवर्क दे दूंगा, और बस फिर ये बहुत है चैप्टर। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।